अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ओके, आई गॉट योर रिप्लाईज। ओके बेटा, गुड। जी बेटा, आज हमने कल्चर के फर्दर कुछ जो ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं कल्चर को डेवलप करने की, और क्या क्या होते हैं बेसिकली, वो हम पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, एंड देन वी विल मूव फर्दर टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल कल्चरल इम्पोर्टेंस। जी बेटा, यहाँ देखें, आज हम डिस्कस करें इजरशीन लेवल ऑफ कल्चर। बेटा, इसने 3 लेवल्स बताए हैं कल्चर के। नंबर 1 इज अ आउटर स्किन, नंबर 2 इनर स्किन, इनर लेयर भी बोलते हैं उसको, एंड नंबर 3 पैराडाइम। अच्छा, कल मुझे अफान ने पैराडाइम का पूछा था। बेटा, पैराडाइम का मतलब ये होता है कि वो एक ओवरऑल सिनेरियो जो ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त किसी एक पर्टिकुलर मार्केट में या किसी इंडस्ट्री में काम कर रही होती है, तो उसको किस किस्म के चैलेंजेस आ रहे होते हैं। पैराडाइम आप यूं कह लें कि ना अंडरलाइंग अजम्पशन होती है। आज हमने पैराडाइम को दोबारा डिटेल में डिस्कस भी करना है। आपको मैं दोबारा उसमें लिंक करके दोबारा समझाता हूँ। हाँ जी बेटा, 3 लेयर्स हैं। नंबर 1 इज आउटर स्किन, नंबर 2 इनर लेयर, नंबर 3 पैराडाइम। अच्छा, आउटर स्किन में क्या होता है कि ये बेसिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी लेयर आप कह लो जो अपीयरेंस में होती है, सामने होती है, विजिबल होती है। आउटर स्किन क्या होती है? अपीयरेंस होती है जो कि विजिबल होती है। देखिए, फॉर एग्जांपल हम लोग जो जो कुछ भी हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप डॉक्टर हो, आप टीचर हो, आप इंजीनियर हो, आप जो कुछ मर्जी हो, लेकिन सबसे पहले आपकी चीज क्या नजर आती है? आपकी बॉडी, आपकी फिजिक, आपके कपड़े। दिस इज समथिंग लाइक कि ये आपकी आउटर स्किन है। ऑर्गेनाइजेशन की भी ऐसी चीज जो कि बिल्कुल सामने हो हमारे, जिसको हम देख सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे आप किसी उसको रेस्टोरेंट में जाते हैं या किसी क्या कहते हैं क्लॉथिंग ब्रांड में जाते हैं, जैसे हम आउटफिटर की एग्जांपल लेते होते हैं। लेट्स सपोज कि आप आउटफिटर में एंटर हुए हो और आपने देखा कि यार इसका इंटीरियर तो बहुत खूबसूरत है। आपने देखा कि इसका जो पेंट है, जो पेंट के कलर कॉम्बिनेशन है, जो इसने वुड यूज की है, जो उसने डिजाइनिंग की है, वो सब चीजें बहुत आपको अच्छी लगी हैं। तो मीन्स कि अब वो उसके कल्चर में एक चीज है कि उसको एलिगेंस एलिगेंस पसंद है। आप जितने भी बड़े उसको ब्रांड्स देखोगे, उनकी इंटीरियर डेकोरेशन में बहुत एलिगेंस होती है। जो बाकायदा प्रोफेशनल डिजाइनर्स होते हैं, वो उनको उनकी आउटलेट को रेडी करते हैं। तो ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की अपीयरेंस है, दिस इज कॉल्ड द आउटर स्किन। अब इन नेक्स्ट 2 पॉइंट्स को आप एक दफा रीड करें खुद से। ये वाले नेक्स्ट ये वाले पॉइंट्स, द फैसिलिटीज एंड सराउंडिंग्स और सेकंड कल्चर इज आल्सो सीन। इन दो को आप जरा एक दफा खुद रीड करें। हाँ जी बेटा, पढ़ लिया। अब देखें जरा यहाँ पर कि एक बड़ा क्लियर उसने एग्जांपल दी है। सो टू डज द वे दैट एम्प्लॉयज ड्रेस, फॉर एग्जांपल सम ऑर्गेनाइजेशन इंसिस्ट ऑन ऑफिस वर्कर्स ड्रेसिंग फॉर्मली, and other even senior managers go to work in casual clothes such as open necked shirt and jeans। अब सर ये डिफरेंस देखो, ये मीन्स कि आपकी आपकी स्टाफ की जो अपीयरेंस है वो आपके उसकी ड्रेसिंग से नजर आ रही है।
अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और वहां के स्टाफ ने कैजुअल ड्रेसिंग की हुई है, तो मीन्स कि आप अब ये आप उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को बता रहा है ना, कि इस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है। Same like that, second point, culture is also seen in the way that employees talk to each other and interact with each other. It can be heard in the language that individuals use when talking to each other. किस किस्म की लैंग्वेज वो यूज करते हैं, मीन्स कि ये वो चीजें हैं जो सामने नजर आ रही होती हैं। आपकी जहन में जो बात है, आपकी जो भी थिंकिंग है, जो सोच है आपकी, ये आपकी इनर लेयर है। लेकिन आप क्या पहन रहे हैं और आप क्या बोल रहे हैं, ये अपीयरेंस है, ये सबको नजर आनी है। तो दिस इज कॉल्ड, next, moving towards the inner layer, company might have a formal code of ethical behavior, which is intended to shape the attitudes of all its members, which is intended to shape the attitude of all its members, means कि कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस जो आपने अपनी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया कि जो हमारे पास हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा उसको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो दिस इज समथिंग लाइक कि आपने कुछ इस तरह से चीजों को रखा हुआ है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ स्ट्रिक्टनेस है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। अब जो उन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेगा तो वो अपने एटीट्यूड को शेप कर रहा होगा। देखो, हर इंसान का एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, बैकग्राउंड नॉलेज, फैमिली का जो एटमॉस्फेयर, कल्चर, या जिस इदारे से उसने एजुकेशन ली है, वो सब कुछ चेंज होता है। तो आपको दूसरी जगह पर जाके चीजों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। तो इनर लेयर ऑफ कल्चर का मतलब यह है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के मुताबिक नेक्स्ट पर्सन ने अपने आप को एडजस्ट करना है। Stated values and mission statements are often expressed in general terms such as providing a service to the community and providing the best quality of service to the customers. अब ये फॉर एग्जांपल देखें जी, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं यार कस्टमर की सुन लिया करो, और फिर जो उसकी हेल्प कर सको, नहीं तो कोई मसला नहीं है। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि भाई कस्टमर इज किंग, इवन कि यहां तक कहा जाता है कि कस्टमर इज गॉड। अस्तगफिरुल्लाह, नाउजुबिल्लाह, ये बस एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। इसका मतलब यह है कि कस्टमर ने जो कह दिया है उसकी वो बात माननी है, पूरी करनी है एट एनी कॉस्ट। कल्चर माइट आल्सो बी एक्सप्रेस इन द गोल्स एंड स्ट्रेटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, के ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से ऑपरेट कर रही है। ठीक है, तो उसको हमने अंडरस्टैंड करना है और उसके मुताबिक हमने आगे फर्दर अपनी पूरी वर्किंग डिजाइन करनी है। अपना पूरा आप देख लें कि लेट्स सपोज जो भी हमारी आगे ऑपरेशनल ड्यूटीज होंगी, जो रूटीन बेस की डेली डेली टास्क की जो ड्यूटीज होती हैं जी। नेक्स्ट इज पैराडाइम। अब देखो, पैराडाइम को जरा समझना। पैराडाइम को मैं आपको एक जनरल बता रहा हूँ कि इट इज अ सिनेरियो, इट इज अ सिचुएशन इन विच एनी ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग। Paradigm is a term for the shared assumption and attitudes about what really matters. About what really matters. They are taken for granted and rarely discussed. ये वो चीजें होती हैं जो कंफर्म होती हैं कि लोगों ने इसको फॉलो करना है, एम्प्लॉय ने इसको फॉलो करना है। उसमें ऑप्शन वाली तो बात ही नहीं होती ना। देखो, दैट आर टेकन फॉर ग्रांटेड एंड रेयरली डिस्कस्ड, और बार बार डिस्कस भी नहीं की जाती। कुछ चीजें पता है कि करनी है। These affect the way that the organization sees itself and the environment in which it operates. देखो, फिर वही बात आ गई, and the environment in which it operates, कि किस किस्म के एनवायरमेंट में आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही है, उसकी इंडस्ट्री कौन सी है, उसका मार्केट का कंपटीशन क्या है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, मे बी उसको पाकिस्तान में, लेट्स सपोज कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ पिज्जा हट की। अब फॉर एग्जांपल पिज्जा हट है, उसकी पाकिस्तान में जो मार्केट है वो शायद बहुत अच्छी हो। यहाँ पर पाकिस्तान में क्योंकि यूथ ज्यादा है और पिज्जा ज्यादातर यूथ पसंद करते हैं, तो हो सकता है कि पिज्जा हट के लिए पाकिस्तान में जो मार्केट है वो ज्यादा है, बड़ी है, और यहाँ पे पिज्जा हट को कोई टफ टाइम नहीं देखना पड़ता एज कंपेयर टू इफ दे वर्क इन, लेट्स से, कनाडा। तो आई हर्ड के कनाडा में जो यूथ है वो कम है और मिडिल एजिड पर्सन और ओल्ड एजिड पर्सन ज्यादा हैं। अच्छा, अब ये देखो कि अब ये एक पैराडाइम है। अब अगर पिज्जा हट वहां ऑपरेट कर रहा है तो उसको अपनी स्ट्रेटेजीज चेंज करनी पड़ेंगी।
अपनी प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी, अपनी एडवर्टीजमेंट के अंदर जो उसने कंटेंट यूज करना है वो चेंज करना पड़ेगा। वो अपनी प्रोडक्ट्स में पिज्जा के साथ साथ कुछ और चीजें भी ऐड कर देगा। फॉर एग्जांपल सूप ऐड कर देते हैं ये लोग, या कोई चिकन ब्रेड ऐड कर देते हैं, या कोई गार्लिक ब्रेड ऐड कर देते हैं, कि कोई ऐसी चीजें जो कि मिडिल एजेड पर्सन भी यूज कर सके, ओल्ड एजेड पर्सन भी यूज कर सके, ताकि उनके रेस्टोरेंट में जो विजिट्स हैं, जो कस्टमर है, वो ज्यादा हों। लेकिन ऑन द हैंड पाकिस्तान में इस चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में यूथ ही इतनी है कि आपको एक अच्छी मुनासिब सेल मिल जाती है। तो ये है वो पैराडाइम, वो एनवायरनमेंट जिसमें कोई एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है, एंड इज द रियल कोर कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल और देता हूँ। लास्ट टाइम मेरा एक दोस्त था, बहुत शरारती सा। वो गया पिज्जा खाने। तो वो 3-4 दोस्त थे, और वो है भी कोई, इसका ताल्लुक सहाफत से है। तो जनाब उसने वो पिज्जा खा रहे थे, तो पिज्जे में बाल निकल आया। उसने पिक्चर्स बना ली, और क्या कहते हैं, फोन उसके वहाँ के मैनेजर को बुला लिया, वेटर को बुला लिया। वहां तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। उसने कहा जी मैं तो अभी ये मीडिया को देता हूँ, और उसको मैं सोशल मीडिया पे वो करता हूँ। अब लेकिन मैनेजर ने, यकीन करो कि हाथ जोड़ के माफिया तक मांगी कि सर गलती हो गई है, सर ये हो गया, सर वो हो गया, सर प्लीज माफ कर दें। उसके बाद उन्होंने कुछ उनको कूपन्स ऑफर किए, कुछ उन्होंने उस दिन का जो मील था वो फ्री कर दिया। मीन्स के तकरीबन 10,000 का बेनिफिट दिया उन्होंने, एक अपनी छोटी सी गलती पर। ठीक है, ये क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ये भी होता है, हाँ भाई जाओ जाओ जो करना है कर लो, दे डोंट मैटर, दे डोंट बॉदर। तो दिस इज एन अदर वे ऑफ ऑपरेटिंग योर कंपनी। तो अब ये उसके पैराडाइम में शामिल है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, कि भाई आपने कोई कंप्लेन नहीं क्रिएट होने देनी। नेक्स्ट देखें, द पैराडाइम हैज आल्सो बीन डिस्क्राइब एज द रीजन व्हाई द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। क्या ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट क्यों कर रही है? ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉफिट कमाना है, तो कितना प्रॉफिट कमाना है? या फिर ऑर्गेनाइजेशन कोई एनजीओ बेस्ड है जिसने सोशल वेलफेयर के काम करने हैं, प्रॉफिट नहीं कमाना? पुलिस फोर्स एग्जिस्ट टू कैच क्रिमिनल्स। अब ये उसका पर्टिकुलर कोर एक्टिविटीज पे बात आ गई है। स्कूल एग्जिस्ट एज अ प्लेस फॉर लर्निंग। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के पैराडाइम में ये बात भी शामिल है कि व्हाई इट एग्जिस्ट। पिज्जा हट क्यों एग्जिस्ट करता है? कि उसने फूड प्रोवाइड करना है। आउटफिटर क्यों एग्जिस्ट करता है? कि उसने कपड़े प्रोवाइड करने हैं। सेम लाइक दैट अगर हम देखें, स्कूल कॉलेजेस क्यों एग्जिस्ट करते हैं? कि उन्होंने टीचिंग करनी देनी है, लर्निंग इंप्रूव करनी है स्टूडेंट्स की। तो अब ये देखें, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हम पैराडाइम के अंडर लेके आ सकते हैं। जी बेटा मुझे बताएं कि ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं? आप इन तीनों हेडिंग्स को जरा एक दफा गौर से दोबारा रीड आउट करें, और कोई बात नहीं समझ आती तो मुझसे पूछ लें। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको इन तीनों पॉइंट्स को अच्छी तरह से मेमोराइज भी करना है, और इनके कीवर्ड्स भी याद करने हैं। मैं आपको 2-3 मिनट दे रहा हूं, आप खुद से एक दफा रीड कर लें, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, आप देखें इसमें हमने इन 3 चीजों को डिस्कस किया है। अब ये जो पैराडाइम है, इट इज बेसिकली अंडरलिंक अजम्पशन, जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि ये वो चीज सामने नहीं होती, बट आपके पॉलिसीज में, आपकी प्लानिंग में वो चीज लाजमी होती है। क्योंकि पैराडाइम के बगैर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ना एग्जिस्ट कर सकती है और ना ऑपरेट कर सकती है। जी बेटा, मूविंग फर्दर, ये जनाब हैंडी साहब का मॉडल है, 40 हैंडी मॉडल। ये भी कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, कल्चर को उसने मैनेजमेंट से रिलेट किया है। इसमें जो ऑथर है उनका जो फोकस है वो कुछ कल्चरल रोल्स के ऊपर है। According to him, there are 3 cultures, 4 type of culture. Number 1 is a power culture, number 2 is a role culture, number 3 task culture, and number 4 personal culture. ये 4 कैटेगरीज हैं जिसमें बेसिकली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही होती है। अब देखिए पावर कल्चर क्या है। इन अ पावर कल्चर देयर इज अ वन मेजर सोर्स ऑफ पावर एट द सेंटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पावर, authority, and influence spread out from this central point along functional or specialist lines, but control remains at the central point. ये इस बेटा इसका मतलब ये है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में वन मैन शो होता है। वन मैन शो का मतलब क्या होता है? कि सीईओ साहब जनाब ऑर्डर देंगे तो काम होगा। अब अगर सीईओ साहब ऑर्डर नहीं दे रहे तो काम नहीं होगा।
या जो वो काम उस वक्त तक पेंडिंग रहेगा जब तक अप्रूवल नहीं मिलती। तो ये अब इट इज अ कम्प्लीटली पावर कल्चर। इसका मतलब है कि आपको छोटे से छोटे टास्क के लिए भी अमूमन अपने बॉस या अपने सीईओ तक के परमिशन के लिए आपको बाउंड रहना पड़ता है। A power culture is often found in small entrepreneurial organization। जैसे कोई छोटी फर्म होती है, अब छोटी कोई भी कोई छोटी फर्म हो, उसमें डिसीजंस जो हैं, अब छोटी फर्म का मतलब ये है कि जहाँ पे 2-3 एम्प्लॉय काम कर रहे हो और एक एक ओनर हो। अब होता यह है कि जो 2-3 एम्प्लॉय हैं, उनके पास किसी किस्म की अथॉरिटी नहीं होती। वो क्या करते हैं, वो हर छोटी छोटी बात के लिए अपने बॉस को फोन करते हैं और उससे परमिशन लेते हैं। ये अमूमन एंटरप्रेन्योरल ऑर्गेनाइजेशन में होता है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता। अब जैसे उसका नेस्ले का ओनर है, उसको तो शायद पता भी नहीं होगा कि मुल्तान में किस तरह की प्रोडक्शन हो रही है, मुल्तान में कितनी सेल हो रही है मिल्क पैक की, या क्या क्या इस तरह की बातें। तो वो मीन्स क्या है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। पावर कल्चर इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट। ट्रस्ट किस चीज का, कि बॉस को ये होता है कि उसके एम्प्लॉयज जो वर्किंग करके आएंगे, उस वर्किंग में कहीं ना कहीं ऐसी कोई चीज होगी जिसकी बेस पर उसका जो एम्प्लॉय है वो अप्रूवल के लिए वो डॉक्यूमेंट लेकर आया है। द बॉस मेंटेन्स फ्रीडम ऑफ मैन्यूवर एंड रिटेन्स पावर। देखो दोनों बातें आ रही हैं कि फ्रीडम ऑफ मैन्यूवर भी है एंड रिटेन्स पावर भी है। बाय राइटिंग वेरी लिटिल डाउन एंड रिलाइंग ऑन द स्पोकन वर्ड, के मतलब है कि वो उसमें कहता ही है कि आपने जो करना है वो कर लें, लेकिन फाइनल अप्रूवल मेरे पास लेकर आएंगे। तो दिस इज समथिंग लाइक के ट्रस्ट भी किसी हद तक है और फ्रीडम भी किसी हद तक है। जबकि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो थोड़ी सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें पूरी प्रॉपर हायरार्की है, तो मैनेजर्स को अथॉरिटी दे दी जाती है कि आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड डिसीजन ले लेने हैं। थर्ड पॉइंट देखें, द बॉस ट्राइज टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल थ्रू द फोर्स ऑफ हिज पर्सनैलिटी एंड पर्सनल चार्म। वो याद है हमने चैप्टर 8 में डिटेल में डिस्कस किया था, क्या कहते हैं उसको, करिज्मेटिक पर्सनैलिटी ऑफ लीडर। यहाँ पर ये वही बात आ रही है कि लीडर खुद इतना करिज्मेटिक पर्सनैलिटी का होता है, इतना एक्टिव होता है, इतना इंटेलिजेंट होता है कि उसके जो नीचे जितना भी स्टाफ है वो उससे इम्प्रेस होते हैं और उससे परमिशन लिए बगैर कोई काम करना चाहते भी नहीं है। जी बेटा, इस पावर कल्चर को आप एक दफा जरा खुद से अब रीड करें, और अगर कोई बात नहीं समझे तो मुझसे पूछ लें। हाँ जी बेटा, हैव रेड, इज दैट क्लियर? ये दो चूंकि मिलते जुलते थे, मैंने आपको दोनों इकट्ठे पढ़ाए हैं, इकट्ठे समझाए हैं। और अब जो नेक्स्ट है ये थोड़ा सा डिफरेंस है। Okay, I got your replies. G, moving towards the person culture. In a person culture, the entire organization structure is built around one individual or group of individuals. The rest of organization exists to serve the needs of the central individual. The culture is based on the view that the organization exists to serve the talented individuals or अच्छा आप जरा देखें। अच्छा इसमें तो वैसे मजाक है, ऑन द उसको लाइटर नोट मजाक में कह रहा हूँ कि ये जो पर्सन कल्चर है, इट इज जस्ट लाइक इमरान खान गवर्नमेंट। इमरान खान ने पंजाब भी अपने पास रखा हुआ है, वफाक भी अपने पास रखा हुआ है, और भी बहुत सारे इदारे अपने पास रखे हुए हैं, और वो चाहता है कि लोग बस मेरे से पूछें, मेरे से इंस्ट्रक्शन लें। तो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर कोई एक पर्सन सेंट्रल पावर के तौर पे आए, अब ये लाजमी नहीं है कि ये एंटरप्रेन्योरल ऑर्गेनाइजेशन हो। फॉर एग्जांपल नेस्ले में, नेस्ले मुल्तान में लॉन्च किया और खानेवाल में इसने अपना प्रोडक्शन प्लांट लगाया। तो दिस इज समथिंग लाइक कि अब वहां पे हो सकता है कि जब टीम डेवलप की गई हो तो उसमें कोई एक पर्सन जो है वो इस एरिया का बहुत एक्सपीरियंस पर्सन हो, उसके यहाँ पे लोकल जो डिफरेंट फार्मर्स हैं उनके साथ बहुत अच्छे कनेक्शंस हों। अब होता क्या है कि जब भी कोई नया सेटअप लगता है तो हमें कुछ एक दो पर्सन ऐसे चाहिए होते हैं जो बहुत एक्टिव हों, जिनकी मार्केट में एक अच्छे अच्छे रिलेशंस हों।
अक्सर ऐसा होता है, अब ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्रेन्योर नहीं होती, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कोई एक पर्सन उस ऑर्गेनाइजेशन के किसी एक पोर्शन में, जैसे मैं मुल्तान या खानेवाल की एग्जांपल ले रहा हूँ, उस एक एरिया में वो बहुत एक्सपर्ट होता है। अब वो जितने भी डिसीजन हो रहे होते हैं वो उस वन पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ये देखिए सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, इट इज यूजुअल फॉर एन एंटायर ऑर्गेनाइजेशन टू हैव अ पर्सन कल्चर, बट सम बट स्मॉल पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन माइट बी स्ट्रक्चर्ड इन दिस वे। स्मॉल पार्ट्स, अब देखिए ये भी एक स्टाइल है इस काम का। एग्जाम्पल आर ऑर्गेनाइजेशन बिल्ट अराउंड द इंडिविजुअल इन द स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज, small management consultancies, or parts of investment banks. Firms of lawyers and small hospitals might also have a person culture. अच्छा, ये जो एग्जांपल अब ये देखें ना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई छोटा हॉस्पिटल है जिसमें सिर्फ 2-3 डॉक्टर्स हैं, और एक डॉक्टर वहां पे में ओनर है, या जो वो एक मेन पर्सन है। अब आल्दो के तमाम डिपार्टमेंट्स हैं, तमाम डॉक्टर्स वहां काम कर रहे हैं, बट अगेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कोई भी डिसीजन उस एक पर्सन के बगैर नहीं होगा। इसी तरह से फर्म्स ऑफ लॉयर्स, अब ये बेसिकली होता क्या है कि बाकायदा वो फर्म होती है, उसके पूरे ऑपरेशन डिसाइडेड होते हैं, उसके पूरा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन फिर भी जो डिसीजंस हैं वो किसी एक पर्सन के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो ये होता है पर्सन कल्चर, जिसपे कोई एक पर्सन डोमिनेट कर रहा होता है। अच्छा जी, मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया है, रोल कल्चर का लास्ट पैरा रिपीट कर दें। ओके, a role culture is probably best suited to a large organization in fairly stable business environment where employees are expected to do the job that they have been given and where enterprise and initiative are relatively unimportant. अच्छा बेटा, इस पॉइंट का मतलब यह है कि एंटरप्राइज एंड इनिशिएटिव आर रिलेटिवली अनइम्पोर्टेंट। बेटा इसका मतलब है कि ना, रोल कल्चर में अमूमन ये होता है, एंटरप्राइज का मतलब होता है बड़े लेवल की ऑर्गेनाइजेशन जिसका फैलाव बहुत ज्यादा है, जिसका कस्टमर बेस बहुत ज्यादा है, वो इसमें रोल कल्चर में फिट नहीं होती। ठीक है, एंड मतलब या फिट होती भी हैं तो मतलब इतना यूजुअली तौर पे नहीं होता, बहुत कभी कभार ऐसा हो जाए तो। एंड इनिशिएटिव्स आर रिलेटिवली, और कुछ इनिशिएटिव जो कि बिल्कुल अभी अपनी पहली स्टेज पर हैं, कोई ऐसा बिजनेस जो बिल्कुल अब स्टार्ट हो रहा है और एंटरप्रेन्योर कोई वेंचर है, तो वो अमूमन उसके लिए ये रोल वाला कल्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। पीपल इन ऑर्गेनाइजेशंस विद अ रोल कल्चर आर मैनेज्ड रादर देन लेड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीपल इन ऑर्गेनाइजेशंस विद अ रोल कल्चर आर मैनेज्ड। अब होता क्या है कि या रोल कल्चर में जितने भी लोग, जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं, उनको मैनेज किया जाता है, उनको लीड नहीं किया जाता। लीड का मतलब है कि ऑर्डर देना, हर एक एक बात समझाना, ऐसा नहीं होता। हर किसी का अपना रोल असाइंड होता है और हर पर्सन अपना रोल प्ले कर रहा होता है। अब वहां पे उनके रोल्स को मैनेज तो करते हैं, उनके रोल्स को ऑर्डर नहीं करते। जी बेटा, आप समझ आ गया? हाँ जी, आपने पूछा कि अफान, आपने एग्जांपल किसकी पूछी है? टास्क कल्चर। अच्छा एक मिनट, ऐसा टास्क कल्चर में मेट्रो बस प्रोजेक्ट की एग्जांपल, जी टास्क कल्चर में जो है ना, वो हम मेट्रो बस की एग्जांपल बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि इसमें भी एक शॉर्ट टीम बनती है और शॉर्ट टाइम के लिए टीम बनती है, और टीम की फॉर्मेशन भी है, टीम को डिसबैंड भी किया जाता है, और टास्क भी उसी हिसाब से डिवाइड किए जाते हैं। जी बेटा, हम मेट्रो बस की एग्जांपल एग्जैक्टली ले सकते हैं। जी बेटा, इन चारों में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। आप इन चारों को एक दफा दोबारा गौर से पढ़ें, समझें, देखें, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। इन चारों पॉइंट्स को बेटा आप अच्छी तरह से एक दफा दोबारा रीड करें, और कोई पॉइंट नहीं समझ आता तो मुझसे पूछें। आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स, उसके बाद मैं दोबारा आपसे पूछता हूँ। हाँ जी बेटा, हैव यू डन? इज दैट क्लियर? शुड वी मूव फर्दर? ओके, नेक्स्ट देखेंगे, हॉफस्टीड ने एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव दिया है कि कल्चर जो है उसमें ऑर्गेनाइजेशन किस कंट्री में काम कर रही है, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल और इम्पैक्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। फॉर एग्जांपल देखें जी, हर हर कंट्री के जो टैक्स लॉज हैं वो डिफरेंट है।
टैक्स के जो लॉ हैं, टैक्स के जो रूल्स रेगुलेशन है वो डिफरेंट है। हर कंट्री के जो ट्रेड के जो आप कह लें कि लॉज हैं वो डिफरेंट हैं। इसी तरह से कंट्री टू कंट्री वेरी करता है कि उनका ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर कैसा है। तो ये अब इसमें हमने देखना ये है कि जब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन किसी एक कंट्री में काम करती है तो वो किन चीजों को उनको फोकस करना पड़ता है। लेट्स मूव टूवर्ड्स फर्स्ट लाइन देखें कि यस एडिड सम यूजफुल व्यूज अबाउट द इफेक्ट ऑफ नेशनल कल्चर्स ऑन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। देखो नेशनल कल्चर और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इन दोनों का इन्होंने लिंक बनाया है। हॉफस्टीड आर्ग्यूड दैट कल्चर इज प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप्स नॉट इंडिविजुअल। डेफिनेट सी बात है, हमने ये बात डिटेल में डिस्कस की थी। कल्चर जो है वो ग्रुप से बनता है, ग्रुप ऑफ पीपल से बनता है, किसी एक पर्सन का अपना कोई कल्चर नहीं होता। अगर होता भी है तो उसकी वो इतनी वैल्यू नहीं होती। There is so much thing in as individual culture. Culture is the collective programming of mind. कि बहुत सारे लोग एक बात पर एग्री होते हैं। Culture is the collective programming of mind that distinguishes the members of one group from the member of other group. He argued that national culture are different. As a result, the culture of business organization in one country will differ from the culture of organization in the different country. देखिए यही बात मैंने भी आपको समझाई थी ना कि अब जैसे फॉर एग्जांपल नेस्ले दुनिया में तकरीबन मैंने सुना है कि 196 कंट्रीज में काम कर रहा है। तो अब इसका मतलब है कि 196 कंट्रीज में नेशनल ये जो उसको नेस्ले कंपनी है इसके 196 डिफरेंट कल्चर्स होंगे। डेफिनेट सी बात है कि हर कंट्री का कल्चर डिफरेंट है, हर कंट्री की लैंग्वेज डिफरेंट है, हर कंट्री के लोगों का उठना बैठने का स्टाइल डिफरेंट है, गवर्नमेंट अपने प्रोसीजर्स को डिफरेंट तरीके से डील करते हैं। तो आप देखें कि एक कंपनी को डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट करने के लिए उनको डिफरेंट कल्चर्स को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। Different national cultures means that business practices that are considered preferably acceptable in one country might be considered unacceptable in other. बिल्कुल ऐसे ही होता है। अब इसके आगे देखिए फर्दर कुछ 4 पॉइंट्स हैं। Paying an advisor to discover loopholes in the tax law in order to avoid paying tax on business profit. अब यहाँ पाकिस्तान में जब वो ऑपरेट करेंगे तो पाकिस्तान में वो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करेंगे जो इनके टैक्स के मैटर्स को देखेगा। Inspecting of product of a competitor at a trade fair and then developing a close copy as a rival product. डेफिनेट सी बात है, आप किसी एक पर्सन को अपॉइंट करेंगे अपने कंपेटिटर को की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जरा आप अच्छे तरीके से एग्जामिन करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे और उसके मुकाबले की प्रोडक्ट आप तैयार करेंगे। Paying a government official to speed up the completion of bureaucratic procedure डिपेंड करता है, कंट्री टू कंट्री अगेन वेरी करता है। गिविंग अ गिफ्ट टू द परचेजिंग मैनेजर ऑफ अ लार्ज कंपनी दैट बाइज योर प्रोडक्ट। यस ये भी एक बिजनेस में और मार्केटिंग टैक्टिक के तौर पे यूज किया जाता है कि आप किसी ऑफिसर को या किसी अथोराइज्ड पर्सन को अपना एक रिलेशन डेवलप करने के लिए गिफ्ट देते हैं और फिर उनको प्रोडक्ट्स वगैरह को बाय करना होता है या आगे जो प्रोसीजर लेके चलने होते हैं आपको उसमें हेल्प हो जाती है। तो ये वो चीजें हैं जो खास तौर पे ये 4 पॉइंट्स हैं ये हमेशा कंट्री टू कंट्री डिफर करते हैं। अब नेक्स्ट देखें पावर डिस्टेंस। अब ये कुछ डायमेंशंस हैं जो हॉस्टीड सजेस्टेड दैट देयर आर 5 डायमेंशंस ऑफ डिफरेंसेस इन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। वो 5 क्या है? नंबर 1 इज द पावर डिस्टेंस के पावर का एलिमेंट किस तरह से है। जैसे यहाँ पर भी इसने स्वीडन, न्यूजीलैंड और लैटिन अमेरिका की एग्जांपल भी दी हुई है। आइए इसको जरा हम डिटेल में देखते हैं। This refers to the way in which power is dispersed within the organization. When the power distance dimension is low, this means that inequalities in distribution of power within the organization are minimized. कि वो जो inequalities हैं वो minimize हो जाती हैं। अब इस पॉइंट को समझिएगा, ध्यान में रखिएगा। देखिए when the power distance dimension is low, power distance dimension is low. This means that inequalities in the distribution of power within the organization are minimized. When the power distance dimension is high, अब देखें क्या हो रहा है? High हो रहा है। Inequalities in power are regarded as acceptable
and those without power look to those with the power to make the decisions for the organization. Writing in 1980s, Hofstede suggested that the power distance dimension was low in countries such as Sweden, New Zealand, Latin America countries and the Latin European countries such as Spain and France. कि यहाँ पर क्या था, लो था. इसका मतलब क्या है कि वहां पर inequalities मिनिमाइज थी, कम से कम थी. पाकिस्तान में तो ये बहुत हाई होगा ना. सेकंड पॉइंट देखें, इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म. In some countries, the interest of the individual come before the collective interest of the group. अगेन ये चीज पाकिस्तान में नहीं है. पाकिस्तान में इंडिविजुअल को फोकस किया जाता है, ग्रुप के इंटरेस्ट को नहीं फोकस किया जाता. Hofstede gave Australia and Canada as an example. In other countries, concern for group comes before concern for individual. Indonesia is an example. अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि शायद ये मिस कर गए, अदरवाइज जापान भी इसी कैटेगरी में आता है. जापान भी हमेशा ग्रुप के जो है ना इंटरेस्ट को देखता है, इंडिविजुअल को इंटरेस्ट को इतना फॉलो नहीं करता. और एक स्टैंडर्ड है भी यही कि आपको इस्लाम भी यही कहता है कि आपने अगर एक साइड पे 100 लोग हैं और दूसरी साइड पे कोई 1 2 3 लोग हैं, तो 2-3 लोगों का नुकसान फिर भी एक अलग चीज है, लेकिन 100 लोगों का जो है वो जो एक माशरा डेवलप हो रहा है, उसको आप ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी, ज्यादा फोकस करना है. हाँ, अगर वो 2-3 लोग राइट पर हैं तो फिर तो एक अलग बात है. अमूमन क्या होता है, आप पाकिस्तान में देखें ना क्या हो रहा है कि जो हमारा क्या कहते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उसमें एडवांटेज किसको मिल रहा है? लैंडलॉर्ड्स को, जो पहले ही क्या कहते हैं ब्लेस्ड हैं, और कोई उसमें स्टैंडर्ड नहीं है. अगर आपने सियासतदान बनना है तो आपके पास ताकत होनी चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए. दिस इज द ओनली फार्मूला. आपने कभी देखा कि बहुत कोई पढ़ा लिखा पर्सन हो लेकिन गरीब फैमिली से हो और वो सियासतदान बना हो? शायद 1%, शायद 2%, इससे ज्यादा नहीं होगा. क्यों? कि हमारे यहाँ फोकस किस पे किया था? ये फलां वडेरे दा पोतरे, ए क्या दिन को मखदूम साहब दा पोतरे, ए शाह साहब दा पोतरे. तो मतलब हमारे यहाँ वो जो इंडिविजुअल अप्रोच है वो बहुत ज्यादा है, कलेक्टिविज्म पे फोकस नहीं किया था, चाहे वो इंडिविजुअल पर्सन एक पूरे कलेक्टिव ग्रुप को तबाह कर दे. अब इन कुछ लोगों ने, इंडिविजुअल लोगों ने, गिलानी साहब हो गए, जरदारी साहब हो गए, अब तो खैर खान साहब भी आ गए हैं, मियाँ साहब हो गए, मलक साहब हो गए, ये जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, इन लोगों के बेनिफिट के लिए हमने पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान को दांव पे लगा दिया. अगला पॉइंट देखिए, uncertainty avoidance. This is the extent to which a group feels threatened and endangered by unexpected and unfamiliar happening. When a culture of uncertainty avoidance is high, work behavior such as precision and punctuality are highly esteemed. इसकी बेस्ट एग्जांपल साउथ कोरिया है. अब इसमें क्या होता है कि देखें, एक बड़ा आपने अनसर्टेनिटी जो है ना वो तो हर जगह है, लेकिन हमने उसको अवॉइड करने की कोशिश करनी है. अपने कल्चर का हमने जो मैनेजमेंट का पैटर्न है वो इस तरह का डिजाइन करना है कि उसमें अनसर्टेनिटी या ना हो या कम से कम हो. जितनी अनसर्टेनिटी कम होगी उतने ही आपका जो कह लें कि वर्क बिहेवियर है और सेल्फ एस्टीम है, पंक्चुअलिटी, वो अच्छी हो जाएगी. मस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी, ये अगेन ये तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि आप देखेंगे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वहां पर तो ये चीज है ही नहीं ना, मस्कुलिन और फेमिनिन वाली तकरीबन ना होने के बराबर है. वो इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर है. उसके मुकाबले में अगर आप पाकिस्तान देख लें तो पाकिस्तान दरमियान में है. वो समहाउ अब खवातीन भी इक्वली पार्टिसिपेट करने लग गई हैं, लेकिन सऊदी अरब और जो अरब कंट्रीज हैं वहां पे खवातीन का जॉब करना अभी भी तकरीबन 1-2% है सिर्फ. तो ये अगेन डिपेंड करता है कि उस कंट्री का कल्चर क्या है. पाकिस्तान के कंट्री कल्चर में ये है कि खवातीन भी काम कर रही हैं अब, जबकि अरब कंट्रीज में ऐसा नहीं है. जी लास्ट पॉइंट है लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन. इन सम कंट्रीज देयर इज अ ग्रेटर फोकस ऑन शॉर्ट टर्म गोल्स एंड शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स, वेयर एज इन अदर कंट्रीज देयर इज अ ग्रेटर विलिंगनेस टू कंसीडर द लॉन्गर टर्म. जैसे फॉर एग्जांपल जापान की जो एग्जांपल है वो लॉन्गर टर्म में बेस्ट एग्जांपल है. शॉर्ट टर्मिज्म इज फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इन द यूएस एंड मच ऑफ वेस्टर्न यूरोप.
कि शॉर्ट टर्म जो गोल्स डिसाइड करते हैं या शॉर्ट टर्म को इनकी पॉलिसीज होती हैं वो यूएस में है और वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज में है। जी बेटा, ये आज हमारा ये चैप्टर 5 एंड हो गया। आपको कोई बात ना समझ आई हो, कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी इन व्हाट्सएप ग्रुप और इवन बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर एज वेल। तो कल आपको लोगों का टेस्ट होगा। चैप्टर नंबर 1 का आप लोगों ने मुझे बताया नहीं डिसाइड करके कि कहाँ तक करना है। ओके बेटा, ये वाले पॉइंट शायद समझ आ गए, इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई बात नहीं समझ आए तो मुझसे पूछ लें अभी। ओके, आई गॉट द पॉइंट, वेरी गुड, ठीक है। ओके बेटा, अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ, ताकि मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का टेस्ट कितने पेजेस का है। लास्ट टाइम हमने आई थिंक पेज नंबर 9 तक कर लिए थे ना। ओके, मूविंग फर्दर बेटा, अब हम चलेंगे